हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम अपने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल मींस आवर्त सारणी। देखो, ये चैप्टर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपको जनरली एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन नॉर्मली मिल जाएंगे, तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और एकदम अच्छे से समझना है। देखो, मैं आपको बता दूं, आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। देखो, हमें आवर्त सारणी की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले बात यही आ जाती है। तो देखो, जैसे आपने अपने आसपास कोई दुकान देखी है, क्या देखी? दुकान, शॉप देखी। उस पे आप जैसे उसके अंदर देखते हो कि जैसे बिस्किट पड़े हैं वो एक साइड में पड़े हैं, ऐसे चॉकलेट्स हैं वो एक साइड पड़े हैं, चिप्स कुरकुरे वगैरह दूसरी साइड पड़े हैं। ऐसा नहीं देखते कि सब एक जैसे साथ में मिले हुए हो, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनका एक वर्गीकरण किया होता है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब, वर्गीकरण का मतलब होता है जो सेम चीज थी, जैसे बिस्किट एक जैसे थे तो उनको एक साइड रख दिया, ऐसे चॉकलेट्स थी उनको एक साइड रख दिया। मतलब समान जो एक जैसी दिख रही थी, समान गुण धर्म वाली चीजें थी, उनको एक तरह पे व्यवस्थित तरीके से रख दिया। ऐसे ही हमारे केमिस्ट्री में क्या हुआ, साइंस के अंदर जैसे एलिमेंट्स थे, तत्व थे अलग अलग, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, जो भी आप पढ़ते हो ये सब, तो इनको क्या किया, सुव्यवस्थित तरीके से रखने के लिए एक सारणी बनाई गई। उसका क्या नाम दे दिया गया? आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल नाम दे दिया गया। अब इसमें होता क्या है, उनके गुण धर्मों के आधार पर, मतलब समान गुण धर्म वाले तत्व को एक वर्ग में रख दिया, असमान वालों को अलग रख दिया। मतलब जो एक जैसे ग्रुप हैं उनको एक जगह पे रखना, बाकी जैसे अलग अलग गुण है उनके आधार पे उनको अलग अलग रख देना। तो इसलिए हमें आवर्त सारणी की जरूरत पड़ी है ना। तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, आवर्त सारणी था उसके अंदर जो तत्व थे उनका क्या कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। अब देखिए, जैसे शुरुआती दिनों में क्या था, एलिमेंट्स मतलब तत्व क्या थे, कम थे, तो उनका वर्गीकरण जैसे किया तो उनमें ज्यादा दौर नहीं आया और वैज्ञानिक ज्यादा क्लासिफिकेशन कर भी नहीं पाए, क्योंकि उनके पास में इंस्ट्रूमेंट वगैरह नहीं थे उनको देखने के लिए। लेकिन जैसे जैसे हम जैसे 1800 ईस्वी की बात करें, जैसे सबसे पहले 1800 ईस्वी थी, उसमें कितने एलिमेंट्स थे? कभी कभार एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है, तो सन 1800 के आसपास है ना, कितने एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी? तो आप बता दो कि 31 तत्व थे। कितने ज्ञात तत्व थे? 1800 के समथिंग 31 एलिमेंट थे ना। ज्ञात तत्व कितने थे? 31 एलिमेंट्स थे। आगे बात समझ में। एलिमेंट्स का नाम ही क्या है हिंदी में? इनको ही बोल देते हैं तत्व, है ना। तो ये चीज याद रखना। उसके बाद में जैसे जैसे आगे चलते गए तो हमारे 1869 तक टोटल तत्व हो गए वो 63 ज्ञात हो गए। यहाँ तक बात समझ में आई? तो कभी कभार पूछ लेता आपको, जैसे हम मॉडल्स पढ़ेंगे आवर्त सारणी के अंदर, जैसे जैसे वर्गीकरण होता गया तो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग टाइम पे आए, तो ऐसा पूछ लेगा। जैसे डोबे राइनर का ट्रिक पढ़ेंगे हम, ट्रिपलेट्स पढ़ेंगे, तो वहां पे क्या होगा कि कभी पूछ लेता है कि यहाँ तक कितने एलिमेंट्स ज्ञात थे। इसलिए ये जरूरी हो जाता है आपको बताना कि कहाँ तक कितने एलिमेंट्स हो गए थे। तो आप एक लाइन में लिख लो ना, एकदम सिंपल सिंपल। 1800 ईस्वी तक कितने एलिमेंट्स फाउंड थे? 31 थे। उसके बाद में 1831 की बात करें, 1831 की, कब की? 1831। तो यहाँ तक क्या हो गया कि 2 एलिमेंट और ज्ञात हो गए ना, 2 एलिमेंट और फाउंड हो गए। ऐसे उसके बाद में आगे चलते चले 1856, है ना। अब देखो 1856 का तो आपको याद रह जाएगा। क्यों याद रह जाएगा? 1856 मतलब 1856 में कितने थे? 56 एलिमेंट थे। कितने? 56 एलिमेंट। आगे बात समझ में, ये तत्व है सारे के सारे, है ना। उसके बाद में 1863 है, कौन, सॉरी 1869 की बात करें, 1800 गुणेत्र की, तो यहां तक टोटल एलिमेंट्स हो गए थे 63 एलिमेंट, है ना। बाकी जैसे आगे चलते गए मतलब प्रेजेंट टाइम में अभी तक कितने हैं हमारे पास में? 118 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है ना। कितने एलिमेंट्स हैं प्रेजेंट टाइम में? अभी कितने हैं प्रेजेंट टाइम में? कितने एलिमेंट्स हैं बच्चों? 118, है ना। तो यहां तक आपकी बात समझ में आ गई। इसका मैं बताऊंगा कहाँ पे क्या, मतलब हमने क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है जैसे हमारे साइंटिस्ट आएंगे ना तो उसके बारे में पूछेगा कि कब कहाँ कितने एलिमेंट्स थे। हाँ, तो आवर्त सारणी थी, इसका क्लासिफिकेशन हमने क्यों किया, मैंने क्या बताया कि जब जैसे समान गुणधर्म वाले थे उनको एक जगह रख लिया, तो इसलिए हमारे क्या हो जाए, स्टडी करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? क्लासिफिकेशन करने की जरूरत पड़ी। तो आप चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो कि तत्वों के गुणों का अध्ययन आसानी से किया जा सके, इसलिए हमने किसका वर्गीकरण कर दिया? आवर्त सारणी का वर्गीकरण कर दिया। आगे कहानी समझ में। तो इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आपको ये पूछता है एग्जामिनर कि आवर्त सारणी का पहला क्लासिफिकेशन किसने किया? फर्स्ट फर्स्ट टाइप ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किसने की? अपने डोबे राइनर हो जाता है। कौन बच्चों? डोबे राइनर, जिसने तीन तीन तत्वों को क्या रखा था, एक साथ में रखा था, और क्या बताया कि पहला तत्व है और तीसरा तत्व होता है, उनको जब हम उसके द्रव्यमान को जोड़ देते हैं तो बीच में उनका जो तत्व होता है ना उसके भार के बराबर आता है, मतलब वो समानता ही दर्शाता है। मैं आपको पूरा बताऊंगा, बस आप ये लिखो आवर्त वर्गीकरण का पहला प्रयास किसने किया? डोबे राइनर ने किया। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है क्या? आवर्त
सारणी का पहला प्रयास वर्गीकरण का ना, आवर्त वर्गीकरण का लिखो साथ में है ना, एकदम अच्छे से लिखो। आवर्त वर्गीकरण का फर्स्ट प्रयास किसने किया बच्चों? डोबे राइनर ने। आगे बात समझ में, किसने किया? डोबे राइनर ने। कौन सा राइनर? डोबे राइनर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, हालांकि ये असफल रहे क्योंकि उस टाइम तक एलिमेंट्स ही बहुत कम ज्ञात थे, है ना। तो इस टाइम पे क्या हो गया, इनका ये फेल हो जाता है। क्यों हो जाता है सारा पढ़ेंगे आगे, बस आप पहली लाइन याद रखो। आवर्त वर्गीकरण का पहला प्रयास किसने किया बच्चों? डोबे राइनर ने किया। फर्स्ट ट्राई फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बाय डोबे राइनर। आगे कहानी समझ में, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद में आगे चलते हैं। आवर्त वर्गीकरण का फर्स्ट प्रयास किसने किया? डोबे राइनर ने किया। कौन से राइनर? डोबे राइनर। आगे बात समझ में, चलो आगे। हाँ, तो अब देखो डोबे राइनर का त्रिक नियम, मतलब ट्राई लो बाई डोबे राइनर। इसने तीन तीन तत्व लिए थे। अब ये चीज काम में आ जाएगी। तो डोबे राइनर ने कब किया अपना ये जो वर्गीकरण है, ये 1826 में किया। कब किया था? दिखा देता हूं आपको, 1826। और इधर देखो 1826 तक कितने एलिमेंट्स ज्ञात थे बताओ मेरे को, आप देख के बताओ बस डायरेक्ट। कितने थे? 1800 तक 31 थे, 1831 तक कितने थे? 33 थे। आगे कहानी समझ में, तो इसने 1826 में किया, तो इस टाइम तक कितने एलिमेंट्स थे? 33 एलिमेंट थे, है ना। यहाँ तक बात समझ में, 31 थे ना, 31 में हो गए 33, तो इसमें आ जाएगा 1800 वाले में, तो इसमें थे 31 एलिमेंट, है ना। उसके बाद में जैसे जैसे आएंगे एलिमेंट्स, सॉरी साइंटिस्ट, तो उनके अकॉर्डिंग मैं बताता चलूंगा। तो पहली हेडिंग डाल दो, डोबे राइनर के ट्रिक, ट्राइड ऑफ डोबे राइनर। हाँ, तो डोबे राइनर ने क्या बताया बताओ। वीडियो को पॉज करके कमेंट करो, फिर मैं बताता हूँ, क्योंकि उसके बाद तो मैं बता दूंगा तो आप देख लोगे आपको कितना याद है, पहले से पढ़ा हुआ। ये ट्राई करो, देखने की कोशिश करो कि आपको याद है कि नहीं है, फिर पता चल जाएगा ना। डोबे राइनर का नियम, डोबे राइनर का ट्रिक का नियम, है ना, का ट्रिक नियम। ट्रिक नियम, ट्रिक का मतलब होता है बच्चों तीन। कितना? तीन, नाम से ही पता चल रहा है। ट्राइड, इंग्लिश में क्या बोल दोगे, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ट्राइड, है ना। तो क्या हो जाएगा? ट्राइड लो बाई डोबे राइनर। कौन? डोबे राइनर, ठीक है। डोबे राइनर एकदम इजी सा रूल है, इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है ना। नाम से पता चल जाना चाहिए, बस इतना पूछेगा डोबे राइनर ने कितने कितने तत्व लिए थे, तो तीन तीन तत्वों का बनाया था इसने ग्रुप। आगे ना कहानी समझ में। और डोबे राइनर ने जब तीन तीन तत्व लिए और उसने क्या बताया, समूह बना लिया तीन तीन तत्वों का, और बताया कि जो ये तीन तीन तत्व होते हैं, जैसे फर्स्ट तत्व हो गया और थर्ड हो गया, मतलब जैसे कोई तीन तत्व हैं, एक दो और तीन, तो पहला तत्व है और तीसरा तत्व है, तो ये दो तत्व हो गए, फर्स्ट तत्व है और तीसरा, मतलब फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट। जो इनका परमाणु भार होता है दोनों का, वो क्या होता है, सेकंड वाला है ना ये वाला, इसका औसत होता है। किसका? बीच वाले का क्या हो जाता है? औसत, मींस एवरेज। क्या होता है? एवरेज। आगे बात समझ में। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तब ज्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो एक लाइन लिख लोगे इसके बारे में, उसके बाद में समझा देता हूं मैं आपको, है ना। क्या कि डोबे राइनर ने क्या बनाए? ट्रिक बनाए। तो यहाँ पे लिख दो, इसने क्या किया? तीन तीन तत्व लिए। क्या लिए बच्चों? डोबे राइनर मतलब इसने तीन तीन तत्वों के समूह बनाए, तीन तीन तत्वों के ग्रुप बनाए या समूह बना लिए, तीन तीन तत्व ले लिए, है ना, समूह बनाए। और उसके बाद में क्या किया? बताया कि जो पहला तत्व है और तीसरा तत्व है ना, बनाए। और बताया कि क्या किया? बताया कि फर्स्ट एलिमेंट मतलब फर्स्ट तत्व व थर्ड तत्व, है ना, फर्स्ट व थर्ड तत्व, है ना, थर्ड तत्व के सॉरी स्टूडेंट्स, तत्वों के परमाणु भारों, एटॉमिक मास, तत्वों के परमाणु भारों की बात करेगा, एटॉमिक मास की बात करेगा, वेट की बात करेगा। परमाणु भारों, देखो परमाणु भार, भार और मास और वेट में कुछ फर्क होता है क्या बताओ, अगर कुछ फर्क होता है तो बताओ। तो एटॉमिक वेट की बात की इसने, किसकी? एटॉमिक वेट्स की बात की। आगे बात समझ में, किसकी बात की? एटॉमिक वेट्स की बात की, है ना। एटॉमिक वेट क्या होता है? औसत किसके होता है? सेकंड के औसत होता है, मतलब बीच वाले के एवरेज के बराबर होता है। के औसत सेकंड मतलब दूसरे वाले के क्या हो जाता है? औसत हो जाता है। तत्वों के परमाणु भार के औसत होता है, परमाणु भार के
अच्छा भार नाम नहीं लिखा क्या? परमाणु भार के औसत भार के बराबर होता है, या परमाणु भार के मतलब औसत किसके होता है? सेकंड तत्व के होता है ना, किसके? सेकंड तत्व के। औसत सेकंड तत्व के परमाणु भार के लगभग बराबर होता है ना, परमाणु भार के ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है, लगभग बराबर होते हैं। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई? अगर यहाँ तक कहानी समझ में आ गई तो मैं आपको बता देता हूँ ना, मतलब इसको पहले वाले को और तीसरे वाले को जोड़ दोगे और उसमें किसका भाग दे दोगे? 2 का भाग दे दोगे, ये बात बता दी इसने। जैसे कि अब एग्जाम्पल से समझेंगे हम आगे तो आपके पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे इसने ट्रिक बनाई है ना, तो पहले ट्रिक की बात करते हैं ना, किसकी? फर्स्ट ट्रिपलेट की बात करते हैं, फर्स्ट ट्रिक की, है ना। तो कौन से लिए इसने? फर्स्ट ट्रिक में कौन कौन से एलिमेंट लिए? 3 एलिमेंट लिए। ली ना कहाँ, जैसे हमारे फर्स्ट ग्रुप में था ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों ले लिए, है ना। तो फर्स्ट ट्रिक आ जाएगा, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? अभी देखो मैं बता देता हूँ आपको। एक साइड तो ले लो एलिमेंट्स, कौन ले लो? एलिमेंट्स। आगे कहानी समझ में। दूसरी साइड का ले लो उनके एटॉमिक वेट, मतलब परमाणु भार। एटॉमिक वेट ले लो, क्या ले लो? एटॉमिक वेट। आगे बात समझ में, एटॉमिक वेट ले लो। हाँ, अब देखो एटॉमिक वेट की बात करेंगे और दूसरी साइड इनके एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो 3 एलिमेंट हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएंगे? 3। देखो लिथियम हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा। तो इधर आ जाएंगे एलिमेंट्स, जैसे Li, Na और उसके बाद में K। अब लिथियम का आपको पता है एटॉमिक वेट कितना होता है इसका? 7 होता है। ऐसे K है, इसका कितना होता है? तो 39 होता है। कितना होता है? 39। तो अब देखो बीच वाले का कैसे आएगा? इन दोनों का ऐड कर दोगे, फर्स्ट का प्लस में थर्ड का ऐड कर दोगे और एवरेज निकाले तो ऐसे तो करते हैं, दोनों का ऐड करके डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट और थर्ड कौन सा है? ये फर्स्ट है, ये थर्ड है। तो इनका ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? देख लो कितना हो गया। 9 में 7 ऐड कर दोगे तो 46, है ना। टोटल हो जाएगा 46/2, मतलब कितना आ गया? 23। तो बीच वाला एन है, इसका कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। मतलब ये रूल यहाँ पर काम कर रहा था फर्स्ट ट्रिपलेट के अंदर, है ना। तो एटॉमिक वेट ऑफ किसका आ गया? सेकंड एलिमेंट का आ गया, है ना, सेकंड एलिमेंट का। तो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट का निकालेंगे ना, सॉरी। आगे बात समझ में। अब जैसे कि बात करें सेकंड ट्रेड की, है ना, ये फर्स्ट ट्रिक हो गया, उसके बाद में सेकंड की बात कर लेंगे, तो उसमें भी सेम कहानी आ जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखो सेकंड ट्रिक की बात करते हैं, ट्रिक की। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आगे चलते हैं ना। ठीक है, ले लिया। चलो आगे सेकंड की बात करते हैं, किसकी? सेकंड एलिमेंट की। तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स को लिया था इसने? देखो टोटल 3 ट्रिक बनाए थे। कितने? 3। वैसे नाम में भी पता चलता है, ट्रिक मतलब 3। और देखो संयोग की बात है, ग्रुप भी कितने बने इससे? सिर्फ 3 ही ग्रुप बने। एक ग्रुप में कितने एलिमेंट थे? 3। तो 3 में कितने हो जाएंगे? 9। तो टोटल इसने 9 एलिमेंट्स पे ही काम किया, मतलब ज्ञात कितने थे? 31। उसमें से इसने काम कितने पे किया? 9 पे ही किया, मतलब इसके बाद ये लागू हुआ ही नहीं। हाँ, तो सेकंड की बात करें तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? सेकंड ट्रिक की बात करें, ट्राइड की बात करें, तो इसने एक तो लिया कैल्शियम, क्या ले लिया? कैल्शियम। एक ले लिया ऐसा स्ट्रोंशियम, उसके बाद में क्या ले लिया? बेरियम। क्या ले लिया? बेरियम। और क्या बता दिया इनके बारे में? एटॉमिक वेट वगैरह निकाला। तो आप ये बताओगे कितना होता है? कैल्शियम कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे आता है ना। तो बाकी नीचे आप 2, 8, 8, 18 वाले रूल से ऐड करके देख लोगे, है ना। ये हो गया सेकंड ट्रिक की बात होगी, एलिमेंट्स हो गए ना। साथ में यहीं पे मैं 4 वाला भी बता देता हूँ, है ना। कौन सा? 4 मतलब थर्ड वाला, सॉरी, है ना। ये सेकंड हो गया। उसके बाद में कौन हो गया? थर्ड ट्रिक की बात कर ले, है ना। तीसरा वाला भी मैं यहीं लिखा देता हूँ, एलिमेंट्स आ जाएंगे ना, एलिमेंट्स। ये तो सेकंड हो गया। ये कौन हो गया? थर्ड के अंदर हमने कैल्शियम, सॉरी, क्लोरीन ले लिया, ब्रोमीन ले लिया और आयोडीन ले लिया। तो ये तीनों हो जाएंगे, है ना। तो इसने 3 ही ट्रिक लिए। टोटल कितने एलिमेंट्स पे काम किया? 9 पे किया। उसके बाद में ये नियम लागू नहीं हुआ। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तीनों मैंने बता दिया आपको, 3 ही लिए थे ना। तो ये नियम कितने तत्वों पे लागू होता है? सिर्फ 9 तत्वों पे लागू होता है, शेष तत्वों पे लागू नहीं होता। तो 3 ट्रिक थे। तो यहाँ पे ये पूछ लेगा ट्रिक कितने बनाए इसने? कितने ट्राइड थे बच्चों? सिर्फ 3 थे। कितने थे? ट्रिक कितने थे? 3। तत्वों की बात करें, मतलब एलिमेंट्स की बात करें, तो कितने थे? तत्व मीन्स एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स थे? 9 एलिमेंट्स थे। तो कितने पे लागू हो रहा है? ये सिर्फ 9 पे, शेष पे ये लागू नहीं होता। अतः ये नियम क्या हो गया? असफल हो गया। आगे बात समझ में, इतना आप उतारो, उसके बाद में अगले नियम पे चलते हैं। हाँ, अगले पे चलते हैं। देखो चले, अगला नियम आ गया न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो क्या था?
अष्टक सिद्धांत, न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम। देखो अष्टक नाम क्यों पड़ा, इसने अपने नियम में ये बताया कि जो तत्व होता है उसमें पहला तत्व होगा और आठवां तत्व होगा, उन दोनों के गुण धर्म क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आठवां तत्व है और पहला सेम है, तो इसके आधार पे इसका नाम क्या दे दिया, न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम। वैज्ञानिक का नाम था न्यूलैंड्स और तत्व आठवां सेम था पहले के जैसा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या रख दिया, अष्टक नाम रख दिया। अभी बात समझ में, ऑक्टेट मतलब ऑक्टेट ऑक्टिव लो बाई न्यूलैंड्स, आगे बात समझ में। हाँ बस यही नियम है, बाकी कुछ नहीं है। और इसने अपने नियम की तुलना किसने की, जैसे हमारे स्वर होते हैं ना, सारे गामा पा धा नी सा, मतलब सा से चला वापिस 8वें नंबर पे कौन आ गया, सा, सारे गामा पा धा नी सा, मतलब पहले स्वर और लास्ट वा आठवां, मतलब दोनों क्या है, सेम है, तो उससे उसने तुलना कर दी। आगे कहानी समझ में, तो हेडिंग डालो न्यूलैंड्स का अष्टक का नियम, दिया कब था, 1856 में। हाँ तो न्यूलैंड्स का अष्टक का सिद्धांत या न्यूलैंड्स का अष्टक का सिद्धांत या न्यूलैंड्स द्वारा अष्टक का नियम, अष्टक मतलब 8 होता है ना, अष्टक का नियम या अष्टक नियम। अभी बात समझ में, इंग्लिश में भी हेडिंग डाल सकते हो चाहो तो, नहीं तो आपकी समझ में आ गया होगा ना। ऑक्टेव लो बाई न्यूलैंड, देखो ये एकदम इजी है, आप ध्यान से पढ़ोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, लेकिन आप ऐसे छोड़ दोगे इजी समझ के तो मिस्टेक हो जाएगी। हाँ तो इसने क्या बताया, न्यूलैंड्स के अनुसार क्या है, तत्व होते हैं उनको बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखेंगे। किसके क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखेंगे। तो पहला तत्व और आठवां तत्व उसका गुणधर्म क्या होगा, एक समान होगा, तो उसी के आधार पे हम किसका नाम दे देंगे, न्यूलैंड्स का अष्टक का सिद्धांत नाम दे देंगे। आगे कहानी समझ में, जैसे सुर होते हैं हमारे, पहला और आठवां सुर क्या होता है, समान, सारे गामा पा धा नि सा ना, पहले मैंने स्वर बोल दिया था बाय मिस्टेक, लेकिन होते क्या है, वो सुर होते हैं जो हमारे म्यूजिक में काम में लेते हैं ना। ठीक है, हाँ तो मैं लिखा दूं न्यूलैंड्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स, क्या बता दिया इसने, डायरेक्ट लिखा देता हूं कि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर, है ना, तत्वों को मतलब एलिमेंट्स को क्या करेंगे, तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर, तत्वों को, पहली बात तो क्या की इसने, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर क्या हो गया, हमने रखने पर क्या पाया, क्या मिला हमें, बढ़ते क्रम में रखने पर। देखो अब क्या रखा, बढ़ते क्रम में रखा, तो हमें क्या मिला, आठवें तत्व के गुणधर्म। देखो यहाँ पे पहली लाइन हो जाएगी, मतलब इंपॉर्टेंट लाइन हो जाएगी, एरो लगा के लिखो, आठवें तत्व के गुणधर्म, कौन से धर्म, गुणधर्म, आठवें तत्व के गुणधर्म अपने पहले तत्व के गुणधर्म से समान है ना, आठवें तत्व के गुणधर्म अपने से, अपने पहले, पहले का मतलब क्या है, फर्स्ट तत्व है, क्या है बच्चों, पहले, गुणधर्म अपने पहले तत्व के गुणधर्म के समान है, पहले मतलब फर्स्ट, पहले एलिमेंट्स के तत्व के समान गुणधर्म है, गुणधर्म अपने पहले तत्व के समान है। और किस प्रकार समान है, जैसे सुर होते हैं ना उसी के समान है। आगे बात समझ में, अपने पहले तत्व के समान है, अर्थात किससे तुलना की, ये बात और बता देता हूँ आपको, इसने तुलना किससे की, जो सुर होते हैं उनसे तुलना की। संगीत के कितने सुर होते हैं, 7 सुर होते हैं, 8वां सुर वापस रिपीट हो जाता है, तो तुलना किससे की, संगीत के सुरों से, है ना। तो यहाँ पे पूछ लेता है कभी कभार, लेकिन नहीं पूछेगा इतना सर, संगीत के सुर से की, इससे की, जैसे सुर है उनसे की। अब सुर कितने आपको पता है, सारे गामा पा धा नि सा, है ना, सा रे गा मा, आपको ये तो आते होंगे ना, जैसे फर्स्ट क्लास में पढ़ते हो आप, पा धा नी, उसके बाद में देखो वापस आ जाता है सा, ये पहले वाला ही आ जाता है वापस, यहाँ 8वें नंबर पे कौन आ गया, वापस रिपीट हो गया ये वाला ही। आगे बात समझ में, होते साथ ही है यहाँ तक, लेकिन 8वें पे क्या हो जाता है, रिपीट। सेम ऐसे इसमें भी एलिमेंट्स है, उनके एलिमेंट्स है, उनके गुणधर्म वो भी क्या हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं 8वें नंबर पे, सुर की तरह। आगे ना बात समझे, चलो मैं दिखाता हूँ आपको, देखो तब समझ में आ जाएगा। जैसे इसने क्या लिया, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ऐसे लिए, उस टाइम तक कितने ज्ञात एलिमेंट्स थे बताओ, पहले तो आप मेरे को ये बताओ कितने एलिमेंट्स ज्ञात थे यहाँ तक, कितने एलिमेंट्स फाउंड थे, उसके बाद में बताऊंगा आपको आगे की कहानी। हाँ तो बढ़ते क्रम में लिखा, किसके बढ़ते क्रम में, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिखा। उसके बाद में क्या पाया, पहला तत्व और 8वां तत्व उसका गुण धर्म क्या है, समान, दोनों के गुण क्या है, एक जैसे है। ठीक है,
तो जैसे इसने एक तो अपने सुर थे उससे तुलना कर दी, जैसे सुर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी, और उसके बाद में लास्ट में सा आ जाता है वापस, है ना। तो ये 7 हो गए, 2 2 4 2 6 और 1 7। तो यहाँ पे तो इसने ले लिया लिथियम, क्या ले लिया, लिथियम। उसके बाद में आगे चलते रहते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 जैसी ट्रिक भी तो पढ़ाए थे, उसी प्रकार जैसे हम ग्रुप फर्स्ट की बात करते हैं उसमें चलते हैं ना, सेम वैसे ही। अभी तक पढ़ा नहीं है आपने ऐसा मान रहा हूँ मैं। तो देखो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो इधर लाइन से चलेंगे, इधर क्या चलता है, आवर्त चलता है, ऊपर से नीचे क्या चलता है, वर्ग चलता है। उसकी बात भी आगे करेंगे। अभी तक इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था आवर्त और वर्ग के बारे में, बस मैंने पहले के नॉलेज के आधार पे ये समझ के बताया कि होते हैं। तो चलो इधर चलते हैं ना कंटिन्यू, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में। तो लिथियम के बाद में क्या आ गया, बेरिलियम। उसके बाद में बोरोन, कौन आ गया, बोरोन। उसके बाद में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे आगे नियोन, आगे चलते चलेंगे, है ना। लेकिन इसमें यहाँ तक ही था ना, उस आगे था नहीं, उस टाइम पे एलिमेंट्स ज्ञात नहीं थे। हाँ, तो उसके बाद में Na आ गया, कौन आ गया, सोडियम। फिर आगे आप चलते हो मैग्नीशियम आ जाता है, फिर आगे चलते हो आप एल्यूमिनियम आ जाता है, उसके बाद में SI आ जाता है, फिर P आ जाता है। तो आपको इतना याद होगा, है ना, मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ। सल्फर क्लोरीन, आगे बात समझ में। उसके बाद में लास्ट में देखो यहाँ पे तो क्या है के, और लास्ट में क्या आ गया, कैल्शियम। कौन आ गया बच्चों, कैल्शियम। देखो ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है, कैल्शियम तक आके। किस पे आके, कैल्शियम पे आके। क्यों खत्म हो जाती है, इसके बाद में आगे एलिमेंट्स क्या थे, ये लागू नहीं हुआ। इसके बाद आगे वाले एलिमेंट्स पे क्या हुआ, ये नियम लागू नहीं हुआ। कहाँ तक लागू हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आ जाता है। कहाँ तक, सिर्फ कैल्शियम तक। किस तक बच्चों, कैल्शियम तक ही लागू हुआ। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20, और ज्ञात एलिमेंट्स कितने थे यहाँ तक, आप बताओगे मेरे को कि कब की बात है ये, 1866 की। कब की है, मैंने बताया भी था शुरुआत में 1856 की, है ना, नहीं बताएगा, 1856 की। और 1856 तक कितने एलिमेंट्स निकाल लिए थे, 56। मैंने बताया भी था शुरुआत में आपको ट्रिक से। तो 56 में से कितने ज्ञात हुए, ये कहाँ तक लागू हो रहा है, सिर्फ 20 तक, मतलब कैल्शियम तक। उसके बाद में ये नियम नहीं लागू हुआ। सबसे बड़ी गलती यही थी कि ये सिर्फ कैल्शियम तक ही मान्य था। तो अब देखो इसमें बताया क्या इसने, उसके बाद में जैसे सारे गामा पा धा नी सा, इसके बाद में वापस रिपीट हो जाता है, कौन, ये सोडियम आता है। तो लिथियम और Na के गुण क्या थे, एक जैसे। ऐसे Na के और पोटेशियम के क्या थे, सेम थे। इधर ऐसे बेरिलियम और मैग्नीशियम के सेम थे। आगे कहानी समझे, बी और एल्यूमिनियम के सेम थे। मतलब ये जैसे आप ऊपर नीचे देख रहे हो ना, इसका मतलब ये कि इन दोनों के गुण क्या है, एक समान है। आगे कहानी समझ में, तो ठीक है, इतनी समझ में आ गई तो फिर आपका ये काम हो गया इसका, है ना। हाँ, तो इसके बाद में इसकी कमियां क्या थी, सबसे पहले तो ये हाइड्रोजन की स्थिति है उसको क्या नहीं कर पाया, निश्चित नहीं कर पाया, उसको स्थान नहीं दे पाया। तो सबसे पहली कमी तो ये हो जाएगी, हाइड्रोजन को ये स्थान नहीं दे पाया। उसके बाद में सेकंड नियम क्या, सेकंड गलती क्या हो जाएगी, ये कहाँ तक लागू हो रहा था, सिर्फ कैल्शियम तक, है ना। उसके बाद वाले एलिमेंट्स पे लागू नहीं हुआ। और लास्ट गलती क्या थी, ये जो क्या है, हाँ सॉरी, ये 2 नियम हो गए ना, इसके कारण क्या हुआ, असफल हो गया। सबसे बड़ी गलती यही थी। तो क्या बताएंगे, असफलता के कारण क्या बता देंगे, इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको दोनों बता दी, लिख दो। असफलता या फिर कमियां, है ना। डिसएडवांटेज क्या थी, तो कमियां क्या थी, सिद्धांत की कमियां क्या थी। सबसे पहली कमी तो क्या थी, ये कैल्शियम तक ही लागू होता था, कैल्शियम तक ही लागू होता है ना, कैल्शियम तक लागू। दूसरी गलती क्या थी, दूसरी गलती इंपॉर्टेंट ये थी कि हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे पाया। हाइड्रोजन का अनिश्चित स्थान, H को स्थान नहीं दे पाई, फिक्स स्थान, फिक्स जगह पे नहीं रख पाए, हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे पाई। अनिश्चित था ना हाइड्रोजन का स्थान, क्योंकि हाइड्रोजन होता है वो सेम 17वें ग्रुप में जैसे बाद में खोज हुई ना, उसके जैसे गुणधर्म रखता है ना। जैसे अपने फ्लोरीन, क्लोरीन, इन जैसी गैसों के जैसे ही गुण किसके होते हैं, हाइड्रोजन के। तो ये बात ये नहीं बता पाए नॉलेज, यहाँ तक आप छापो, उसके बाद में आगे चलते हैं। देखो छापो जल्दी से, 1 मिनट में, 1 मिनट नहीं, सिर्फ आधी मिनट, आधी मिनट भी नहीं, उससे भी कम टाइम है। उसके बाद आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं बाद में। हाँ, आगे बात समझ में यहाँ तक। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन 100% आ सकता है। कितना परसेंट, 100% आ सकता है, क्योंकि हम टॉपिक ही ऐसा स्टार्ट करेंगे अभी। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या स्टार्ट करेंगे, बताओ। सबसे पहले क्वेश्चन बताओ, आवर्त सारणी है, इसका जनक किसको कहा जाता है। 2 क्वेश्चन होते हैं आपके, एक तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक और एक सिर्फ आवर्त सारणी का जनक बोले तो, है ना। अगर आपको सिर्फ बोले कि आवर्त सारणी का पापा या फादर किसको बोलते हैं जनक, तो आप किसका नाम लोगे, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं उसका। तो अगर आपको याद है तो वीडियो को पॉज करके कमेंट करके बताओ कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है और आवर्त सारणी का जनक कौन है। आधुनिक आवर्त सारणी का मतलब तो ये होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि अब चल रही है।
और सिर्फ आवर्त सारणी की बात करें तो मतलब पहले जो शुरुआती दिनों में बनाई थी वो वाली आवर्त सारणी। तो देखो मेंडेलीव नाम का एक साइंटिस्ट था, उसको क्या कहा जाता है, आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। किसका जनक, आवर्त सारणी का, है ना। तो क्या बोल दोगे, मेंडेलीव की आवर्त सारणी क्या है, अभी यहाँ पे हेडिंग क्या डाल दोगे, मेंडेलीव की आवर्त सारणी या मेंडेलीव द्वारा आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल बाय मेंडेलीव। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1869 में दी थी। उस टाइम तक सिर्फ 63 तत्व ज्ञात थे। कितने, 63, 63 एलिमेंट्स, है ना। इसलिए मैंने वो आपको डेट लिखाई थी शुरुआत में। तो क्या लिखोगे, मेंडेलीव की आवर्त सारणी। अगली बात समझ में, मेंडेलीव कैसे लिखा जाएगा, लीव, है ना, हाँ ऐसे, मेंडेलीव की आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल बाय मेंडेलीव। हाँ, तो यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिख दोगे, पीरियोडिक टेबल बाय मेंडेलीव, मेंडेलीव की आवर्त सारणी, है ना, पीरियोडिक टेबल बाय मेंडेलीव। कौन सा लीव, मेंडेलीव, है ना। आगे कहानी समझ में, पीटी का मतलब पीरियोडिक टेबल। आगे ना कहानी समझ में, और कब दी थी मेंडेलीव ने, 1869 में, 1869 में। इस टाइम पे कितने एलिमेंट्स ज्ञात थे, कितने एलिमेंट्स फाउंड थे, 63। इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेना, कभी कभार पूछ सकता है ना। 63 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है बच्चों, 63, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ, साथ साथ में ध्यान इधर रहना चाहिए। कुछ चीज ऐसी है जो लिखी नहीं जाती लेकिन मुंह से बोली जाती है, उनको आपको लिखना होता है। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं लिखा तो आप भी नहीं लिखो, ऐसा नहीं होता। उसके बाद सेकंड बात इंपॉर्टेंट, आवर्त सारणी का जनक, पापा कौन है आवर्त सारणी का, यही है भाई साहब, आवर्त सारणी का जनक कौन, मेंडेलीव, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे लिख दूं, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, पीटी, मतलब कौन हो गया, मेंडेलीव भाई साहब हो गए। कौन, मेंडेलीव भाई साहब। आगे ना बात समझ में, अगर यहाँ तक समझ में आ गई तो हो सकता है एक क्वेश्चन पूछ ले डायरेक्ट, इतना सिंपल क्वेश्चन की आप डायरेक्ट कर दो। आगे बात समझ में, क्या कर दो डायरेक्ट, वो ऐसे पूछ ले कि यहाँ पे कितने ज्ञात एलिमेंट्स थे, फाउंड एलिमेंट्स कितने थे, 63, 63। कब, 1869 की बात है। उसके बाद में फादर कौन, मेंडेलीव, आवर्त सारणी का। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कौन, आपने अभी तक कमेंट नहीं किया, बताया नहीं, बताओ मेरे को पहले, मेरे बताने से पहले बताओ। हाँ, तो इसने सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम क्या किया कि मेंडेलीव था, इसने तत्व थे उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। ये काम तो पहले भी हो चुका है लेकिन इन्होंने भी सेम पैटर्न पे काम किया। क्या किया, मेंडेलीव ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखा। किसके, परमाणु भार, मतलब एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में रखा। तो पहली लाइन यही लिख दो, है ना। यहाँ पे मैं अब इरेज कर रहा हूँ, आप 1 बाय 1 लिखोगे साथ साथ, है ना। हाँ लिखो, छापो। हाँ, मेंडेलीव ने, यहाँ से लिख रहा हूँ, दिख रहा है, चलो नहीं भी दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ वो चीज लिख लो। मेंडेलीव ने तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिखा ना। मेंडेलीव ने तत्वों को क्या किया, तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में लिखा। तत्वों को परमाणु भार मतलब एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम, एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में रखा। कौन से क्रम में रखा बच्चों, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। आगे बात समझ में, इंग्लिश में लिखूंगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, है ना। मेंडेलीव ने एटॉमिक, जो अपने क्या था एटॉमिक वेट था उसके क्या रखा, बढ़ते क्रम में रखा। आगे बात समझ में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। हाँ, उसके बाद में तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण धर्म थे उनके आधार पर क्या बताया, क्या था उसके बारे में, कि जो तत्व होते हैं उनके भौतिक एंड रासायनिक गुणधर्म, मतलब केमिकल एंड फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती है, परमाणु भार के आवर्ती फलन होती है। मतलब जैसे परमाणु भार बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, उनका एटॉमिक नंबर वगैरह ये भी क्या हो जाएंगे, सब बढ़ जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, मतलब उनके समानुपाती होता है, उनके जैसा होता है। ये बात कह दी उसने। तो इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बात किसने कही, फर्स्ट टाइम में मेंडेलीव ने कही। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा तो इसी लाइन पे बनेगा, कथन वाले पे, सत्य और असत्य वाली बात पे ना। तो तत्वों के, किसके, तत्वों के भौतिक एंड रासायनिक, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक तथा रासायनिक, है ना, भौतिक व रासायनिक, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म। साथ में आप समझ सकते हो, इंग्लिश मीडियम वाले भी है ना, दोनों चीजें में लिखूंगा तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, इसलिए आप साथ साथ में लिख सकते हो। भौतिक मतलब फिजिकल, रासायनिक मतलब केमिकल, है ना। गुणधर्म उनके
परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। किसके? परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। हाँ, तो गुणधर्म उनके परमाणु भारों के, उनके परमाणु भारों के, देखो ये इंपॉर्टेंट नाम है एटॉमिक वेट। परमाणु भारों मतलब एटॉमिक वेट, शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं, एटॉमिक वेट। क्या है बच्चों? एटॉमिक वेट। परमाणु भारों के आवर्ती फलन होती है। परमाणु भारों के आवर्ती फलन। आवर्ती फलन होने का मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ेगा वैसे वैसे उनके गुणधर्म वगैरह ये भी क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। आवर्ती फलन होती है। आगे बात समझ में? देखो जब आगे वो लिखूंगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगी एक एक चीज। मतलब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। लिख सकते हो इंग्लिश मीडियम वाले, फिर से बोल देता हूँ। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक है, हाँ लिख दो, है ना। यहाँ तक समझ में आ गई। उसके बाद में आगे चलते हैं। मेंडल की आवर्त सारणी का आवर्त नियम, है ना। क्या है? मेंडलीव की आवर्त सारणी का आवर्त नियम, यही है अपने। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टार पॉइंट हो जाता है, लिख लो, एग्जाम में पूछ सकता है ना। उसके बाद में मेंडल ने दो चीज और बताई इंपॉर्टेंट। क्या चीजें बताई? जैसे आप अपने रफ रजिस्टर या कोई भी रजिस्टर लाते हो, जैसे नोटबुक लाते हो, उसमें दो लाइनें होती हैं। जैसे आपको एक तो ऐसी लाइन मिलती है, देखने को मिलती है नहीं मिलती? एक जैसे आप टेबल लिखते हो, जैसे छोटी क्लास में थे आप, थे ना, तो उस टाइम पे अपने पास में एक रजिस्टर होता था, उसमें खड़ी लाइन होती थी, स्तंभ मतलब वर्टिकल लाइन होती थी। एक होती है हॉरिजॉन्टल, ये वाली लाइन। तो ये वाली लाइन है ना, इसका मतलब क्या हुआ? आपने पीरियोडिक टेबल देख लिया 10th क्लास में, है ना, 9th 10th में। तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, अभी तक भी आपने देख लिया अगर 11th क्लास पढ़ी है तो, ना, क्योंकि तभी लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो। तो देखो समझाने का मतलब ये हुआ कि ऐसी जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या बोल देते हैं? क्षैतिज पंक्तियां या हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज पंक्तियां। अब इसके बारे में क्या बता दिया उसने? पहले तो वो समझो, उसके बाद में क्या कि क्या बताया और क्या मतलब है उस चीज का, ये समझना क्या हो जाएगा? जरूरी हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल, है ना, लाइंस। क्या होगी? हॉरिजॉन्टल लाइंस, या रो बोल दो, है ना, वो ज्यादा सही रहेगा। रो की बात कर लो या लाइंस की बात सेम है, लेकिन ज्यादा बात सुटेबल ये है, हॉरिजॉन्टल लाइंस। इसका मतलब देखो, जब हम इधर से इधर चलेंगे, किधर? इस साइड में, मतलब लेफ्ट टू राइट चलेंगे हमारे पीरियोडिक टेबल में, इतना समझो। तो क्या नाम दे दिया इसको इसने? क्षैतिज पंक्तियां, इसको क्या नाम दे दिया? आवर्त दे दिया, पीरियड। क्या नाम दे दिया बच्चों? पीरियड नाम दे दिया है, आवर्त। तो इसको नाम क्या दिया था इसने? आवर्त। ये पहला बंदा था ये काम करने वाला, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आवर्त को आप इंग्लिश में क्या बोल देते हो? पीरियोडिक टेबल में मतलब पीरियड आ जाता है, वो वाली बात हो गई, है ना। तो क्या नाम दे दिया? पीरियड्स। क्या होगी? आवर्त हो गई। और नंबर ऑफ पीरियड्स कितने थे इस टाइम पे? इंपॉर्टेंट बात यह है, इस टाइम पे मतलब जब मेंडेलीव ने काम करा था ना, उस टाइम पे, मेंडेलीव वाले टाइम पे कितने थे? आवर्त कितने थे? 6 थे। नंबर ऑफ पीरियड्स कितने थे बच्चों? 6 थे। लेकिन अब कितने हैं? 7। प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 7। मैं बात प्रेजेंट की नहीं कर रहा इस टाइम पे, यहाँ पे कितनी कर रहा हूँ? जब मेंडेलीव काम करा था, वर्क करा था उस टाइम पे, तो कितने थे आवर्त बच्चों उस टाइम पे? 6। यही क्वेश्चन पूछ सकता है आपको एग्जाम में, है ना, डायरेक्ट। तो उस टाइम पे आवर्त की बात करें तो कितने थे? 6 थे, 6 थे, है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज पंक्तियों की बात करें, अब कितने हैं? 7। पहले की बात है ये 6, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। वो डायरेक्ट पूछेगा मेंडेलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज या आवर्त कितनी थे, क्षैतिज पंक्तियां आवर्तों की संख्या कितनी थी? क्या बताओगे? 6 थी। हो गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? उसके बाद में जैसे हम बात करें, जैसे हमारा टेबल, उसके बाद में जैसे हम टेबल लिखते थे छोटी क्लासों में, तो ऐसी लाइन भी होती है ना, उसमें ऐसे वाली खड़ी लाइन है ना, जिसको आप स्तंभ के जैसी बता देते हो, स्तंभाकार, उसको ऊर्ध्वाधर बोल देते हो हिंदी में, ऊर्ध्वाधर स्तंभ। तो ये वाले जो लाइन थे ना, इधर ऐसे ऊपर से नीचे चलोगे, कैसे? ऊपर से नीचे। एक तो इधर तो चल रहे थे लेफ्ट टू राइट, इसमें क्या चलोगे? अप टू डाउन, है ना, ऊपर से नीचे। तो इसको क्या नाम दे दिया इसने? वर्ग नाम दिया। क्या? वर्ग। क्या है? वर्ग। आगे बात समझ में? वर्ग या समूह, ग्रुप्स, है ना। तो इसको आप जैसे खड़ी पंक्तियां है ना, मतलब सीधी ऊर्ध्वाधर लाइन या ऊर्ध्वाधर स्तंभ बोलते हो इसको। क्या नाम दे दिया इसने? ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ठीक है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ। स्तंभ का मतलब होता है खंभा, है ना। वर्टिकल क्या होगी? वर्टिकल कॉलम्स होगी, है ना। क्या होगी? वर्टिकल कॉलम्स, स्तंभ, आगे खंबे के जैसी स्ट्रक्चर। तो इसको नाम क्या दे दिया इसने? सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या नाम दे दिया बच्चों? वर्ग या समूह। उस टाइम पे कितने थे? 8 थे ओनली। कितने थे? 8। अब कितने हैं? 18। आगे बात समझ में? 18 वर्ग को आप जीरो ग्रुप भी बोल देते हो, क्योंकि उसमें सारी की सारी गैसें कौन सी हैं? अकेले, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं सारी।
लेकिन कितने हैं 18। 18 ग्रुप को क्या बता दिया मैंने, जीरो ग्रुप, है ना, क्योंकि उसमें जैसे हमारे ऑर्गन क्रिप्टॉन सारी की सारी क्या है, गैसें हैं, तो उसका विनाश होता है वो पुनर्पूरित होता है, इसलिए एक्टिव गैसें, इसलिए उसको नाम दे दिया जीरो ग्रुप। हाँ, तो उस टाइम पे वर्ग की बात करें, किसकी, वर्ग, इसको नाम क्या दे दिया था इसने, वर्ग दे दिया था, या समूह। दूसरा इंग्लिश में क्या बोलते हो समूह को, ग्रुप। जैसे आप व्हाट्सएप पे देखते हो ना, समूह में जोड़े गए, मतलब ग्रुप्स में जोड़े गए, किसकी बात हो रही है, ग्रुप्स की बात हो रही है ना। टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने थे इस टाइम पे, 8। कितने, 8 ग्रुप्स थे, ओनली 8 ग्रुप थे। और अपने वर्ग की बात करें 8, उसके बाद में किसकी बात करें, किसकी, सॉरी 36 पंक्तियां, मतलब आवर्त की, आवर्त कितने थे, 6। आगे कहानी समझ में, जो खड़ी लाइन थी स्तंभाकार, उसको क्या नाम दे दिया, वर्ग नाम दे दिया, ग्रुप नाम दे दिया। जो 36 लाइन थी, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन थी, उनको क्या नाम दे दिया, आवर्त नाम दे दिया। कितने थे, 6। इंपॉर्टेंट बात बताइए, आपको समझ में आ गई होगी। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आपको समझने की ही जरूरत थी यहाँ पे। अब देखो टोटल कितने ग्रुप थे, कितने आवर्त थे, इनके बारे में आपको एक टेबल बना देता हूँ, इंपॉर्टेंट टेबल है। उसमें पूछेगा कि अति लघु आवर्त था, मतलब 2 शॉर्ट पीरियड था, उसमें कितने एलिमेंट्स थे, उसके बाद में लघु में कितने थे, दीर्घ में कितने थे, और अति दीर्घ में कितने थे। आगे ना बात समझ में, बस यही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखवा देता हूँ। हाँ, देखो एक टेबल बनाओगे साथ साथ में, और उसके बाद में सारा काम हो जाएगा आपका। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, एग्जाम में पूछता है डायरेक्ट कि लघु आवर्त में कितने एलिमेंट्स थे, आवर्त में कितने थे, दीर्घ आवर्त में कितने थे, इसलिए आप साथ साथ में बनाते जाओ और यहीं की यहीं पे याद कर दो, ठीक है। हाँ, तो एक साइड में तो लिखो आवर्त, क्या लिखो बच्चों, आवर्त, है ना। आवर्त को मैंने क्या बताया इंग्लिश में, कितने आवर्त थे, अभी बताया मैंने जस्ट। इंग्लिश में आवर्त को क्या बोल दोगे, पीरियड। हाँ, नंबर ऑफ पीरियड्स, है ना, कितने हो जाएंगे। सेकंड डाल दो एलिमेंट की, कितने एलिमेंट हो जाएंगे उसके अंदर, तत्व। किसकी बात करेंगे यहाँ पे, तत्व की बात कर लेंगे, एलिमेंट्स की। आगे कहानी समझ में। हाँ, एलिमेंट्स के बाद में क्या आ जाएगा, आवर्त का नाम, नेम ऑफ पीरियड, है ना, आवर्त का नाम, नेम ऑफ पीरियड। आगे बात समझ में, है ना। हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेम ऑफ पीरियड। हाँ, अब देखो ये कॉलम बना लिए, साथ साथ में समझते जाओ, और उसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर आपको जैसे भी सही लगे साथ में लिखो तो साथ में लिखो। बात करें फर्स्ट आवर्त की, किसकी बात करें, फर्स्ट पीरियड की बात करें, है ना। तो देखो इसमें तत्व, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 2। आप जैसे ऊपर से नीचे जाते हो वर्ग के अंदर, तो कितना गैप होता है, 2 8 8 18 18, मतलब 32 32, ऐसे ही चलते हो ना। 2 के बाद में 2 बार 8 8 आता है, उसके बाद में 18 2 बार आ जाता है, फिर 32 आ जाता है। 2n² से हम निकालते हैं जब, है ना, उसके अंदर। तो वो तो हम आगे की बात है, बाद में करेंगे। लेकिन फर्स्ट आवर्त की बात करें, फर्स्ट पीरियड की बात करें, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे, 2 थे। कितने थे, 2। अब इसको नाम क्या दिया गया, सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, मतलब बहुत छोटा है। बहुत छोटा होता है उसको क्या बोल देते हो, अति लघु। छोटा होता है उसको लघु, और सबसे छोटा होता है उसको अति लघु। अति लघु मतलब टू शॉर्ट, है ना। तो इसका नाम क्या हो गया, अति लघु आवर्त। कौन सा आवर्त, अति लघु आवर्त, टू शॉर्ट पीरियड, है ना। इंग्लिश में लिखूंगा, चलो लिख देता हूं, टू शॉर्ट पीरियड। हाँ, आगे कहानी समझ में। अब देखो आगे की बात करेंगे, अति नाम है, क्या नाम है, अति। हाँ, अति लघु आवर्त, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2। उसके बाद में सेकंड आवर्त की बात करें, किसकी, सेकंड। तो सेकंड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 8। कितने हो जाएंगे, 8। उसके बाद में इसका नाम क्या दे देंगे, लघु आवर्त बोल देंगे। लघु आवर्त क्या बोल देंगे, लघु आवर्त बोल देंगे, अति नाम हट जाएगा, लघु आवर्त, लघु आवर्त। अब देखो लघु आवर्त बोल देंगे, मतलब ये शॉर्ट, टू शॉर्ट था ना, पूरा टू शॉर्ट है ना, सॉरी है ना। हाँ, टू शॉर्ट, तो इसलिए हो जाएगा शॉर्ट पीरियड, है ना। यहाँ पे लिख लो, शॉर्ट पीरियड हो गया, है ना। उसके बाद में बात करें थर्ड ग्रुप की, सॉरी थर्ड आवर्त की, किसकी, थर्ड की। उसके बाद में किसकी बात कर लेंगे, फोर्थ की कर लेंगे। किसकी बात कर लेंगे, फोर्थ की कर लेंगे। उसके बाद में किसकी कर लेंगे, फिफ्थ की कर लेंगे। किसकी, फिफ्थ की। और टोटल कितने हैं, याद है, भूल गए इतनी देर में, अभी मैंने जस्ट बताया था, कितने हैं, 6। कितने हैं, 6। तो लास्ट कौन सा हो जाएगा, 6th हो जाएगा। कौन सा, 6th। अब देखो इसमें 2 है, इसमें 8 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद में 18 है, 18, और उसके बाद में 32 है, फिर आगे 32 है।
लेकिन उस टाइम तक इतने एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी, तो यहाँ पे काम हो गया था उसका। हाँ, तो ये आपको याद है वैसे भी 288 1832। हाँ, इसको नाम क्या दे दिया, लघु आवृत्त। उसके बाद में लघु के बाद में कौन आता है, दीर्घ। कौन सा, दीर्घ आवृत्त। दीर्घ को आप क्या बोल देते हो, बड़ा। बड़ा का मतलब क्या होता है, लॉन्ग पीरियड, है ना। तो ये क्या हो गया, लॉन्ग पीरियड हो गया। दीर्घ के बाद में कौन आ जाता है, अति दीर्घ आ जाता है बच्चों। कौन आ जाता है, अति दीर्घ आ जाता है, जो कि आगे चलता जाता है। लघु हो गया, लघु के बाद में कौन आ गया, दीर्घ आ गया। ठीक है, दीर्घ के बाद में अति दीर्घ आ गया। यहाँ पे कौन हो जाएगा, फोर्थ में अति दीर्घ हो जाएगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, दीर्घ के अंदर इसने कौन कौन से को रखा, इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है ना। थर्ड आ गया लघु आवृत्त। चौथा कौन सा हो गया, मैंने कुछ फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, और हाँ थर्ड। हाँ, थर्ड को नाम क्या दे दिया, लघु आवृत्त। थर्ड को नाम क्या दे दिया था, लघु आवृत्त। अति दीर्घ में कौन कौन सा था, लघु आवृत्त के अंदर दो थे, है ना। कौन कौन से, ये वाले थे। थोड़ी मिस्टेक हो गई ना, देखा नहीं इधर, क्योंकि लाइनें पहले बना ली थी। हाँ, तो लघु आवृत्त के अंदर किस किस को रख दिया इसने, सेकंड और थर्ड दोनों को रख दिया इसको। आगे बात समझ में। उसके बाद में बात करें दीर्घ की, तो दीर्घ में कौन कौन आ गया, दीर्घ आवृत्त है। कौन सा, दीर्घ आवृत्त। इसके अंदर किसको रखा है, इसके अंदर भी दो को रखा है। किसको, फोर्थ और फिफ्थ को, इन दोनों को रखा है। आगे बात समझ में। हाँ, क्या है कि जैसे मैंने एक साथ बना ली ना, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया, है ना। दीर्घ आवृत्त, दीर्घ आवृत्त, इसमें किस किस को रखा है, यही इंपॉर्टेंट बात है। दीर्घ आवृत्त मतलब दीर्घ का मतलब क्या हो जाता है, लॉन्ग पीरियड, जो मैंने आपको बता दिया, है ना, लॉन्ग पीरियड। हाँ, अब देखो उसके बाद में दीर्घ के बाद में आ गया अति दीर्घ। वो कौन सा है, सिक्स्थ वाला। आगे जैसे चलेंगे, 60 थे उस टाइम पे, तो सिक्स्थ हो गया अति दीर्घ, है ना। अति दीर्घ, अति दीर्घ का मतलब जैसे बहुत बड़ा हो गया, मतलब टू लॉन्ग पीरियड हो गया ना इंग्लिश में, टू लॉन्ग पीरियड। देखो ये ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने लाइन पहले बना दी थी ना, तो मैं सोचा कि कौन सा रहेगा, रहा कुछ भी नहीं। पहले था सबसे छोटा अति लघु, उसके बाद में लघु। लघु में कौन से थे, सेकंड और थर्ड दोनों थे। उसके बाद में दीर्घ आ गया, दीर्घ में कौन सा था, फोर्थ और फिफ्थ दोनों थे। उसके बाद में सिक्स्थ आ गया, किसके अंदर, अति दीर्घ के अंदर आ गया। उसमें कौन आ गया, सिक्स्थ ग्रुप आ गया, टू लॉन्ग पीरियड आ गया। आगे बात समझ में, टू लॉन्ग PERIOD, है ना। हाँ, आगे बात समझ में, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में आगे चलते हैं। हाँ, अब उसने 8 वर्ग लिए थे, उसकी बात करेंगे, है ना। ये आवृत्त की बात होगी, मतलब आवृत्त की बात में पीरियड की बात होगी। अब किसकी बात करेंगे, ग्रुप की बात करेंगे। तो इसने टोटल कितने ग्रुप लिए थे, बताओ। 8 ग्रुप लिए थे, उसमें से 7 ग्रुप थे। उनके बारे में क्या बताया कि सबको दो दो पार्ट में डिवाइड किया। कैसे किया, फर्स्ट ए सेकंड ए, ऐसे फर्स्ट बी सेकंड बी, ऐसे करके 7 तक तो क्या किया, दो दो ग्रुपों में ऐड कर दिया। लास्ट वाला था उसको कितने में कर दिया, 3 भागों में कर दिया। 8 वाले को, 8 को कितने में, 3 भागों में कर दिया। प्रत्येक भाग में कितने थे, 8 वाले में 3 एलिमेंट थे। टोटल कितने हो गए, 8वें में 9 एलिमेंट, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बस याद रहना चाहिए आपकी। क्या बात बताई मैंने, वर्ग मतलब ग्रुप्स की बात करेंगे। टोटल कितने नंबर ऑफ ग्रुप थे, 8 थे। 1 से लेके 7 तक कितने थे, 1 से लेके 7 तक जो ग्रुप थे उनको दो दो भागों में बांटा। फर्स्ट ए फर्स्ट बी अभी लिखाऊंगा, पूरा समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखो 8 ग्रुप, 8 ग्रुप्स, है ना। यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे ऐसे 8 ग्रुप्स की बात करेंगे, है ना, मतलब वर्ग की बात करेंगे। तो ये तो हो गए अपने वर्ग। अब इसको कैसे क्या डिवाइड किया, सारी की सारी बातें लिखा दूंगा मैं आपको। हाँ, तो ग्रुप फर्स्ट से लेके कौन से तो लिख देता हूँ पूरा। ग्रुप का मतलब वर्ग, वर्ग फर्स्ट से लेके, ये हो गया फर्स्ट, यहाँ से लेके 7 तक। कौन से तक, 7th ग्रुप तक। ये बात होगी फर्स्ट से लेके 7 तक। किसने उप ग्रुप में बांटा इसको भी, मतलब सब ग्रुप्स में बांट दिया, डिवाइड कर दिया दो दो में। कितने में, दो दो में। तो इसको फर्स्ट से लेके क्या तक, 7 तक। कितने में, 2 में। देखो 2 उपवर्गों में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 उपवर्ग, कितने, 2 उपवर्ग। सब ग्रुप्स में बांट दिया, किसमें, सब ग्रुप्स, ऐसे लिखो ग्रुपों में, सब ग्रुप्स, है ना। ग्रुप को क्या बोलते हो इंग्लिश में, वर्ग को क्या बोलते हो, ग्रुप। तो इसको क्या बोल दोगे, सब ग्रुप, है ना। उसका मतलब होता है सब। हाँ, सब ग्रुप, GROUPS। हाँ, तो दो दो उपवर्गों में बांट दिया। जैसे कौन से थे वो उपवर्ग, ए व बी, जैसे फर्स्ट ए सेकंड ए, ऐसे फर्स्ट बी सेकंड बी। तो कौन से थे वो, ए व बी, ए एंड बी उपवर्ग हो गए, ठीक है। ए व बी में बांट दिया, किसमें, ए व बी में बांटा। अब देखो लिखाऊंगा तो आपकी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। कैसे, देखो ये वाले उपवर्ग, इनको जैसे बांट दिया ना दो दो में, तो इधर मैं चलता हूँ, जैसे कि फर्स्ट ए हो गया, ऐसे सेकंड ए हो गया, फर्स्ट बी हो गया। आगे ना बात समझ में। हाँ, तो फर्स्ट ए, ये फर्स्ट बी, ऐसे ही सेकंड
ए, सेकंड बी। आगे बात समझ में, सब दो दो ऊपर में हो गया, ऐसे लास्ट तक चलते चलोगे। कौन से तक? 7वें तक। कौन से तक बच्चों? 7वें ग्रुप तक चल जाओगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा ऐसे 7, 7A और 7B। आगे बात समझ में, बस ये समझ में आ गई तो आपका काम हो गया। बस इतना पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला। उसके बाद में वर्ग 7 तक बात होगी। उसके बाद में 8वां वर्ग है, उसको कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। तो वर्ग 8 की बात कर लेते हैं इधर, है ना। कौन से की? वर्ग 8 की। ये लो 8, ये वर्ग हो गया 8 वाला। इसको कितने भागों में, कितने सब ग्रुप्स में बांट दिया? 3। तो इसमें कितने भाग हो जाएंगे? वो पूरे कितने हो जाएंगे? 3। आगे बात समझ में, सब ग्रुप्स कितने हो जाएंगे? 3। 3 भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांटा, 3 भागों में तो बांटा, और प्रत्येक भाग में कितने तत्व है? 3। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन और लिख दो, है ना। यहाँ पे 3 भागों में बांटा और प्रत्येक भाग में कितने तत्व है? 3। प्रत्येक भाग में 3 तत्व है। कितने एलिमेंट हर भाग में? 3 एलिमेंट है। आगे बात समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गई। उसके बाद में देखो हम कल क्या देखेंगे। देखो यहाँ तक आज क्लास को कंप्लीट करते हैं। कल क्या देखेंगे, जो मेंडेलीव की आउट सारणी थी, इससे हमें क्या सफलता मिली, इसकी क्या उपलब्धियां थी, है ना। मेरिट्स क्या थी, इसके डीमेरिट्स क्या थे, ये सारे के सारे कल वाले वीडियो में देखेंगे। तो अब आज हम यहीं पे क्लास को कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं कल जल्दी न्यू लेक्चर में। तब तक आप पढ़ते रहो, मस्त रहो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। और हाँ, आपको अगर हमारी से हेल्प मिल रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हो। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।